हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लिमिटेशन एक्ट अर्थात जो परिसीमा अधिनियम है इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और एमसीक्यूज के माध्यम से हम जो परिसीमा अधिनियम है अर्थात लिमिटेशन एक्ट 1963 का, इसके पूरे बेयर एक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि इस पर जितने भी एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं और वो उन सभी को हम उनकी व्याख्या के साथ जो है उसको स्पष्ट कर सकें, जिससे इसके बारे में कोई भी डाउट न रहे। और इसके बाद एक वीडियो हो सकता है कि और इस पे हम प्रोवाइड कराएं आपको, जिसमें हम ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ की या अन्य राज्यों की जो पीसीएसजे की या अन्य परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाते हैं लिमिटेशन एक्ट पे। तो उन सारे प्रश्नों को भी हम जो है उस पर एक अलग वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके माध्यम से इन दो वीडियो में हम लिमिटेशन एक्ट को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो परिसीमा अधिनियम है उसकी धारा 1 से लेके जो धारा 32 है वहाँ तक के कितने प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट हैं और उनको हम देखेंगे, हल करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा हमारे चैनल विधिकारी पर आपको पीसीएसजे से संबंधित या अन्य जो जुडिशरी की एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित जो सब्जेक्ट हैं उनके एमसीक्यूज के रूप में वीडियो हमारे चैनल विधिकारी पर उपलब्ध हैं। आप उनको देखिए, वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इस समय उस पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राजस्थान, हरियाणा जैसे हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं जहाँ पे जुडिशरी से संबंधित जो एग्ज़ाम हैं उनके सिलेबस को हमने कवर किया है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल विधिकारी को विजिट जरूर कीजिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब न किए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि परिसीमा अधिनियम पे किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और समय समय पर पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 जो है यह कब से लागू हुआ है या इसके प्रवर्तन की तिथि क्या है। तो इसके लिए जब हम लिमिटेशन एक्ट की धारा 1 को देखते हैं तो धारा 1 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 1 का खंड 3 इसमें यह बताया गया है कि यह उस तारीख को लागू होगा या यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार जो है वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके नियत करे। तो इसके लिए जो केंद्रीय सरकार ने जो नियत किया है इसकी इन्फोर्समेंट की डेट वह है 1 जनवरी 1964, अर्थात 1 जनवरी 1964 से जो भारतीय परिसीमा अधिनियम है वह लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता है तो यह जो है किन मामलों में लागू नहीं होता। तो यह वाद और अपील में लागू होता है, अपील में और आवेदन अर्थात याचिका के अंतर्गत भी यह लागू होता है, लेकिन यह रिट याचिकाओं के मामले में जो लिमिटेशन एक्ट है यह लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, परिसीमा काल से क्या अभिप्रेत है। तो परिसीमा काल के अंतर्गत क्या आता है या किसे परिसीमा काल कहा जाएगा। तो इसके लिए पहला विकल्प देखते हैं कि जो किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची के द्वारा जो कोई टाइम पीरियड विहित किया गया है उसे ही परिसीमा काल कहा जाएगा। और जो परिसीमा काल की जो परिभाषा है अर्थात पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जो परिसीमा अधिनियम है इसकी धारा 2J के अंतर्गत दी गई है। और इसी में परिसीमा काल और विहित काल अर्थात पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, इन दोनों की परिभाषा जो है धारा 2J के अंतर्गत ही दी गई है। तो परिसीमा काल की जो परिभाषा इसमें बताई गई है कि वह काल अभिप्रेत है जो किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची के द्वारा विहित है, यही परिसीमा काल की परिभाषा है। नेक्स्ट है, विहित काल से क्या अभिप्राय है। तो जैसा कि हमने बताया कि धारा 2 उपधारा J के अंतर्गत जो परिभाषा बताई गई है उसी में परिसीमा काल और विहित काल दोनों की परिभाषा है। तो इसके अनुसार विहित काल से ऐसा परिसीमा काल अभिप्रेत है जो उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित परिसीमा काल हो। तो इस प्रकार से इसका जो पहला विकल्प है यही जो है विहित काल की सही परिभाषा है। नेक्स्ट है, परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार। तो इसमें से धारा 3 के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि विहित काल के पश्चात संस्थित वाद जो है वह या अपील और किया गया आवेदन वह खारिज कर दिया जाएगा, यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात न उठाई गई हो। तो यही जो है पहला ही विकल्प ये सही होगा धारा 3 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 निम्नलिखित मामलों में लागू होती है। तो धारा 5 के अंतर्गत जो परिसीमा काल है उसका विस्तार अर्थात उसके एक्सटेंशन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो
तो धारा 5 जो है किन मामलों में लागू होगा, अर्थात किन मामलों में परिसीमा काल का विस्तार किया जा सकता है। तो धारा 5 के अनुसार जो पहली लाइन देखेंगे तो वहां पे अपील और आवेदन की बात की गई है। इन दो मामलों में ही जो है परिसीमा का जो विस्तार है वह किया जा सकता है धारा 5 के अनुसार। नेक्स्ट है परिसीमा अधिनियम की धारा 5 निम्नलिखित सामान्य नियमों के अपवाद हैं। तो सामान्य नियम तो यही है कि कोई भी वाद है या कोई आवेदन है, अपील है, वह एक निर्धारित समय के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया जाना चाहिए। उसे निर्धारित जो परिसीमा है उसके द्वारा पेश किया जाना चाहिए। अगर उसके बाद पेश किया जाता है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन जो धारा 5 है वह इस सामान्य नियम का अपवाद बताती है, अर्थात धारा 5 के अंतर्गत जो परिसीमा काल है उसका विस्तार के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से यह धारा 4 और धारा 5 इन दो धाराओं का जो है यह अपवाद है। तो इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प है सही है। नेक्स्ट है विलंब की माफी के लिए किसमें से क्या पर्याप्त नहीं है। तो विलंब की माफी के संदर्भ में जो प्रावधान है उसमें है कि अगर वकील के द्वारा गलत सलाह दी गई है और उसके कारण विलंब होता है तो वहां पर विलंब के लिए माफी दी जा सकती है। अधिवक्ता के द्वारा अगर सद्भावपूर्वक कोई भूल की जाती है, प्रतिलिपि प्रदान करने में न्यायालय के द्वारा विलंब किया जाता है, तो इन सब मामलों में जो है वह माफी दी जा सकती है। लेकिन एक निर्धनता है वादी या प्रतिवादी की, तो यह निर्धनता के कारण जो है वह विलंब को माफ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है विधिक निर्योग्यता निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो कोई व्यक्ति विधिक रूप से निर्योग्य होगा, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें लीगल डिसेबिलिटी अर्थात विधिक निर्योग्यता के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो विधिक निर्योग्यता क्या क्या हो सकती है, जैसे अवयस्कता है, वह निर्योग्य है विधिक रूप से कि वह जो है वाद दायर नहीं कर सकता। विकृत चित्त अर्थात पागल व्यक्ति है तो वह भी विधिक रूप से निर्योग्य होता है। जड़ है वह भी है। लेकिन दिवालियापन, तो दिवालियापन में जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से स्वस्थ होता है, स्वस्थचित्त होता है, अवयस्क नहीं होता है, बल्कि उसको न्यायालय के द्वारा किसी मामले में दिवालिया घोषित किया गया होता है। तो इसलिए यह दिवालिया जो है यह विधिक निर्योग्यता नहीं है, अर्थात इसके कारण कोई व्यक्ति जो है वह वाद दायर करने से वर्जित नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है परिसीमा अधिनियम की धारा 6 लागू होती है। तो धारा 6 के अंतर्गत जैसा हमने बताया कि विधिक निर्योग्यता की बात की गई है, तो यह किन मामलों में लागू होती है। तो यह जो है वाद में लागू होती है और डिक्री के निष्पादन के आवेदन में लागू होती है, अर्थात यह इन दोनों ही मामलों में यह जो धारा 6 है यह लागू होती है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति निर्योग्यता से ग्रस्त है और निर्योग्यता के अंत होने से पहले ही वह दूसरी निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई आवेदन है या वाद है वह दाखिल किया जा सकता है। तो ऐसा जो आवेदन है या कोई वाद है वह कब दाखिल किया जाएगा। तो ऐसा आवेदन या वाद जो है तभी दाखिल किया जा सकता है जबकि उसके जो है दोनों निर्योग्यताओं ने उनकी दोनों निर्योग्यताओं का अंत हो गया है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो निर्योग्यताओं के अंत होने पे ही वह कोई वाद या आवेदन दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति की निर्योग्यता मृत्यु तक बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में वाद या आवेदन किया जा सकेगा। तो ऐसा आवेदन जो है वह किसको किया जा सकता है या कब किया जा सकता है, तो इसके संदर्भ में भी जो प्रावधान है वो धारा 6 के अंतर्गत ही दिया गया है और धारा 6 के खंड 3 के अंतर्गत यह जो प्रावधान है इसके बारे में दिया गया है। तो इसके अनुसार जहाँ निर्योग्यता जो है वो व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहती है, वहाँ उसका जो विधिक प्रतिनिधि है उसकी मृत्यु के पश्चात जो है जो निश्चित उसका लिमिटेशन है उसके अंतर्गत जो है वह उस समय के अंतर्गत जो है वाद संस्थित कर सकता है। तो पहला देखते हैं विकल्प कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि के द्वारा वाद दायर किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि के निर्योग्यता की स्थिति में उसकी निर्योग्यता का जब अंत हो जाता है तो वहां पर भी जो है वाद दायर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो तीसरा विकल्प है वही सही है। तो इसका अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अर्थात अपनी मृत्यु तक वह निर्योग्य रहता है तो उसका जो वाद है उसकी तरफ से उसके विधिक प्रतिनिधि के द्वारा जो है संस्थित किया जाएगा। लेकिन अगर विधिक प्रतिनिधि भी निर्योग्य है तो ऐसी स्थिति में जब उसका प्रतिनिधि जो है वह निर्योग्यता से मुक्त हो जाए अर्थात उसकी निर्योग्यता समाप्त हो जाए और वह वाद दायर करने के योग्य हो जाता है तब भी वह जो है वाद दायर कर सकता है। तो इस प्रकार से 1 और 2 ये दोनों ही विकल्प सही हैं।
नेक्स्ट है, जहां एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाता है वहां वाद संस्थित करने या आवेदन करने की किसी पश्चातवर्ती निर्योग्यता से वह नहीं रुकता है। तो ऐसा जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 9 के अंतर्गत किया गया है। पहला विकल्प सही है। तो धारा 9 के अंतर्गत बताया गया है कि जहां एक बार समय चलना प्रारंभ हो जाए वहां वाद संस्थित करने या आवेदन करने की किसी पाक्षिक निर्योग्यता या अयोग्यता से वह रुकता नहीं है। नेक्स्ट है, न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद से संबंधित जो धारा है वह कौन सी है? तो यह धारा 10 है। इसके अंतर्गत न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद संस्थित करने के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, परिसीमा काल की संगणना अर्थात कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इससे संबंधित जो धाराएं हैं वह कौन सी हैं? तो इससे संबंधित धाराएं हैं वो 12 से लेके 24 तक में इसके बारे में प्रावधान किया गया है और यह जो धाराएं हैं वह अध्याय 3 के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अकिंचन अर्थात निर्धनता के कारण वाद या अपील संस्थित नहीं कर सका, वह अकिंचन के रूप में वाद या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया और ऐसा जो आवेदन है उसे रिजेक्ट कर दिया गया या अस्वीकार कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो परिसीमा काल की गणना करने में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? तो इसको कौन सा इसमें कथन सही है? तो पहला है कि वाद या अपील के लिए विहित परिसीमा काल की संगणना करने में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के दौरान आवेदक उस इजाजत के लिए अपना आवेदन सद्भावपूर्वक अभियोजित करता रहा हो। इसका तात्पर्य है कि अगर कोई आवेदन किया गया और ऐसा आवेदन है उसको अस्वीकार कर दिया गया है, तो ऐसा अस्वीकार करने के बाद वह जो इजाजत के लिए जितने समय तक उसका मामला पेंडिंग रहता है, तो वह उस इजाजत के लिए जो पेंडिंग मामला है उसको लिमिटेशन के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाएगा, अर्थात उसे जो है अपवर्जित कर दिया जाता है। तो इसलिए जो पहला विकल्प है यही सही है और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है लिमिटेशन एक्ट की। नेक्स्ट है, किसी वाद या आवेदन के मामले में कपट या भूल का प्रभाव होता है। तो किसी मामले में जो कपट किया जाता है या भूल होती है तो उसका जो प्रभाव क्या होगा, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह लिमिटेशन एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि ऐसे धारा 17 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि ऐसे जो प्रभाव होंगे कपट या भूल का, तो परिसीमा काल का चलना तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक कि बंदी या आवेदक को उस कपट या भूल का पता न चल जाए। तो यह विकल्प सही है। दूसरा है कि परिसीमा काल तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक कपट या भूल का सम्यक तत्परता से पता चल सकता था। तो यह भी सही है। और तीसरा है, परिसीमा काल का चलना तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक छिपाई गई दस्तावेज के पेश करने के विवश करने वाले साधन वादी पर आवेदक को सर्वप्रथम प्राप्त न हुए हों। तो इस प्रकार से ये जो सभी विकल्प हैं ये सही हैं और ये धारा 17 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कपट या भूल के प्रभाव का जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो कपट और भूल का प्रभाव जो है यह धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, लिखित अभिस्वीकृति का क्या प्रभाव होता है? तो लिखित अभिस्वीकृति का जो प्रभाव होगा वह क्या होगा? तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अनुसार इसका प्रभाव यह होगा कि अब स्वीकृति के समय अर्थात तिथि से एक नया परिसीमा काल संगणित किया जाएगा, अर्थात जो अब स्वीकृति की तिथि है उस तिथि से ही एक नया परिसीमा काल शुरू होता है। नेक्स्ट है, संपत्ति या अधिकार विषयक वाद या आवेदन के लिए विहित काल के अवसान से पूर्व ऐसी संपत्ति या अधिकार विषयक दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति की गई है, लेकिन लेख पर हस्ताक्षर किया गया है लेकिन उस पर तारीख नहीं डाली गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव होगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 18 खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो अगर वहां पर तारीख नहीं डाली गई है तो वहां पर उस समय के बारे में अर्थात उस तारीख के बारे में जबकि जो है साक्ष्य दिया जा सकता है, अर्थात वहां पर मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि उसकी जो समय है जबकि वो सिग्नेचर किया गया था तो वह क्या होगा। तो पहला विकल्प सही है। दूसरा है कि समय के बारे में मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, तो यह विकल्प गलत है क्योंकि पहले ही बताया गया है कि ऐसी
जो समय है उसके बारे में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। तीसरा है कि लेख के अंतर्वस्तु का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। तो यह भी सही है, क्योंकि 18 के खंड 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उस सिग्नेचर कब किया गया उस समय के बारे में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। लेकिन इसी में यह भी बताया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन है यह है कि उसकी अंतर्वस्तु का मौखिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो मौखिक साक्ष्य केवल समय के बारे में दिया जा सकता है, अंतर्वस्तु के बारे में साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार से ए और सी ये दोनों विकल्प है सही है, अर्थात ये डी वाला जो विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है कपट या भूल का प्रभाव, तो यह धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है, यह सही है, सुमेलित है। लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में प्रावधान धारा 15 में है, यह भी सुमेलित है। और विलंब माफी के लिए आवेदन, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है, यह भी सही है। और चौथा है कि अपील, वाद या आवेदन का परसीमा द्वारा वर्जन, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 4 के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो चौथा विकल्प है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है परसीमा अधिनियम का कौन सा प्रावधान यह प्रावधान करता है कि जहां किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो, वहां ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद के परसीमा का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि वह प्रशासन चलता रहे। तो यह जो प्रावधान है वो धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है, और 9 का जो परंतुक है, परंतुक के अंतर्गत ही यह जो प्रश्न है वह आता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जहां किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो, वहां ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद के परसीमा काल का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि वह प्रशासन चलता रहे। और धारा 9 के अंतर्गत क्या है, वहां पर समय का निरंतर चलते रहना के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है विदेश में की गई संविदाओं के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वह सही है। तो विदेश में की गई संविदाओं के संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है, और इसके अनुसार विदेश में की गई संविदाओं के आधार पर भारत में दायर किए गए वाद इस अधिनियम में अंतर्विष्ट जो अवधि सीमा है, अर्थात जो परसीमा समय है, उसी के नियमों के अधीन होता है। तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है ये सही है। नेक्स्ट है वैध कार्यवाहियों में लगे समय को परसीमा काल की संगणना करने में अपवर्जित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो यह जो प्रावधान है धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है, और इसी में विधिक कार्यवाहियों के में समय के अपवर्जन के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है परसीमा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत किसी वाद, अपील या आवेदन के परसीमा काल की संगणना करने में निम्नलिखित को अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो किसको अपवर्जित किया जाएगा, तो हमने देखा है कि धारा 12 के अंतर्गत जो है यह प्रावधान किया गया है, किसी वाद, अपील या आवेदन की परसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाता है जिससे ऐसे परसीमा काल की संगणना की जानी है। तो इस प्रकार से यह जो तीसरा विकल्प है सी वाला, कि वह दिन जो है अपवर्जित किया जाता है जिससे ऐसी परसीमा काल की संगणना की जाती है, अर्थात जिस दिन से परसीमा काल की शुरुआत होती है उस दिन को अपवर्जित कर दिया जाएगा और बाकी आगे के समय को उसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है किसी पंचाट को अपास्त करने के आवेदन के लिए विहित मर्यादा काल की संगणना करने में वह समय जो कि पंचाट की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षणीय हो अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो यह जो प्रावधान है वह धारा 12 के खंड 4 से संबंधित है। 12 के खंड 4 देखेंगे तो वहां पर यही बताया गया है कि किसी पंचाट के अपास्त किए जाने के लिए अगर कोई आवेदन किया जाता है तो उस आवेदन के परसीमा काल की संगणना करने में जो पंचाट की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय है उसको अपवर्जित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अकिंचन के रूप में वाद या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन करने में जो लगा समय है उसको अपवर्जित कर दिया जाता है। तो वह किस धारा के तहत उसको जो है अपवर्जित किया जाता है। तो अकिंचन या निर्धन व्यक्ति के रूप में अगर वाद कोई लाया जाना है तो ऐसी स्थिति में जो वाद लाने के लिए
जो इजाज़त लेनी पड़ती है न्यायालय से, तो उस इजाज़त लेने में जो समय लगता है उस समय को परिसीमा काल के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाता। ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय में सद्भावना पूर्वक कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन संबंधित है। तो क्षेत्राधिकार न रखने वाले न्यायालय में अगर सद्भावना पूर्वक कोई कार्यवाही की जाती है या कोई वाद किया जाता है या आवेदन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो समय लगता है तो उस समय को जो है परिसीमा काल में नहीं जोड़ा जाएगा, अर्थात उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, जहां की कोई व्यक्ति वाद संस्थित करने पर आवेदन करने के अधिकार उत्पन्न होने से पहले ही मर जाता है, तो वहां जो परिसीमा काल की गणना की जाएगी वह किस आधार पर की जाती है या किस धारा के तहत उसे ऐसी गणना की जाती है। तो ऐसी जो गणना होती है वह धारा 16 के तहत की जाती है। और कब से की जाएगी, तो उस समय से की जाएगी जबकि मृतक के ऐसे वैध प्रतिनिधि हो जाएं, अर्थात जब व्यक्ति मर गया और मरने के 4 दिन बाद अगर उसका कोई वैध प्रतिनिधि का पता चलता है तो उस 4 दिन के बाद से ही जो है उसकी जो लिमिटेशन है, पीरियड है, उसकी जो गणना है वह की जाएगी। तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट है धारा 16, अर्थात धारा 16 के अंतर्गत क्या है कि वाद लाने का अधिकार उत्पन्न होने पर या होने से पहले अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो यही जो है प्रावधान धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है। और इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि धारा 16 जो है वह किन मामलों में लागू नहीं होती है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 16 के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो धारा 16 की जो प्रावधान है वहां पर जो मृत्यु हो जाने के मामले में जो लिमिटेशन के नहीं लागू होता है वह किन किन मामलों में, तो हक सुफा के मामलों में धारा 16 नहीं लागू होता है। अचल संपत्ति के कब्जा के संदर्भ में अगर कोई वाद है तो वहां भी लागू नहीं होता है। और वंशानुगत पद लेने के लिए किसी वाद के मामले में भी यह धारा 16 लागू नहीं होती है। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से किसी भी मामले में जो है धारा 16 लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है धारा 17 आकर्षित करती है। तो धारा 17 के अंतर्गत कपट या का जो है या भूल का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो धारा 16 के अंतर्गत कपट, भूल, छिपाव अर्थात छिपाया जाना, ये सभी जो है यह आकर्षित करती है, अर्थात ये जो धारा 17 इन सभी मामलों में लागू होती है। नेक्स्ट है, जहां किसी निर्णीत ऋणी ने किसी डिक्री या आदेश का परिसीमा काल के भीतर निष्पादन कपट या बल प्रयोग के द्वारा निवारित कर दिया हो, वहां न्यायालय उक्त परिसीमा काल के अवसान के पश्चात निर्णीत के द्वारा किए गए आवेदन पर डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए यहाँ पर क्या कर सकेगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 17 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो न्यायालय है वह परिसीमा काल को बढ़ा सकेगा। तो पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट है, जब डिक्री या आदेश का निष्पादन कपट या बल द्वारा निर्णीत कर दिया गया है वहां न्यायालय परिसीमा काल तभी बढ़ाएगा जबकि जो ऐसा परिसीमा काल बढ़ाने के लिए आवेदन यथास्थिति कपट का पता लग जाने या बल प्रयोग के बंद होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर किया जाता है। अगर 1 वर्ष के अंदर ऐसा जो आवेदन है वह नहीं किया जाता है तो वहां पर जो परिसीमा काल है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो भी धारा 17 के अंतर्गत ही दिया गया है। नेक्स्ट है, लेखबद्ध अब स्वीकृति के संदर्भ में जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें जो है लिखित अभिस्वीकृति अर्थात लेखबद्ध अभिस्वीकृति के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, अभिस्वीकृति के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं। तो अभिस्वीकृति जिसके बारे में प्रावधान जो है धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसके लिए जो आवश्यक तत्व हैं, पहला है कि यह लिखित में की गई हो, यह सही है। दूसरा है कि यह संपत्ति या अधिकार के संबंध में किसी दायित्व के संदर्भ में की गई हो, तो दूसरा विकल्प भी सही है। तीसरा है कि यह मियाद अर्थात टाइम के समाप्त होने से पहले की गई हो, यह भी सही है। और चौथा है कि उस पक्षकार के द्वारा हस्ताक्षरित की गई हो जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो चारों विकल्प हैं यह किसी अभिस्वीकृति के लिए आवश्यक तत्व होते हैं।
नेक्स्ट है किसी ऋण या वसीयती दान पर ब्याज के भुगतान और ऐसे भुगतान की स्वीकृति के आधार पर भुगतान की तारीख से नई परिसीमा की संगणना किए जाने का सिद्धांत यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो ऐसा जो सिद्धांत है वह धारा 19 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 19 में ऋण लेखे या वसीयत का संपदा ब्याज लेखे संदाय के प्रभाव के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है निर्योगी व्यक्ति की ओर से दायित्व की अस्वीकृति निजी व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति कर सकता है। तो ऐसी जो स्वीकृति है वह अन्य व्यक्ति किस धारा के तहत कर सकता है। तो ऐसी स्वीकृति जो है वह धारा 20 के तहत की जा सकती है। नेक्स्ट है निर्योगी व्यक्ति की ओर से अस्वीकृति कर सकता है तो किसके द्वारा की जा सकती है। तो जैसा कि हमने देखा कि धारा 20 के तहत जो है निर्योगी व्यक्ति की ओर से अस्वीकृति की जाती है और इसके लिए स्वीकृति जो है वह संरक्षक कर सकता है, प्रबंधक कर सकता है, समिति के द्वारा, प्राधिकृत अभिकर्ता के द्वारा ऐसी जो स्वीकृति है वह की जा सकती है। नेक्स्ट है वाद संस्थित करने के बाद नया वादी या नया प्रतिवादी बनाए जाने का प्रावधान यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो वाद संस्थित करने के बाद नया वादी या नया प्रतिवादी बनाए जाने के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 21 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है जहां की वाद संस्थित करने के पश्चात नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित किए जाएं या जोड़े जाएं वहां वाद जो है जहां तक कि उस वादी या प्रतिवादी का वास्ता है या संबंध है उस समय संस्थित किया गया समझा जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 21 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार जहां वाद संस्थित होने के पश्चात कोई नया वादी या नया प्रतिवादी जो जोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में वह जो है उसका संबंध वहां से समझा जाएगा कि जब तक वह इस प्रकार से पक्षकार बनाया गया है। तो पहला विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है वाद संस्थित होने के बाद नए वादी या प्रतिवादी के शामिल किए जाने पर उनके संबंध में वाद संस्थित किया गया समझा जाएगा। तो ऐसा वाद जो है वह कब संस्थित किया गया समझा जाता है, इसके बारे में प्रावधान जो है 21 के अंतर्गत दिया गया है धारा। तो इसके अनुसार जो पहला है कि जब उन्हें वादी या प्रतिवादी बनाया जाता है तब से उसे वाद को संस्थित किया गया समझा जाता है। और दूसरा है कि न्यायालय के संतुष्ट होने पर कि वादी या प्रतिवादी का सम्मिलित न किया जाना सद्भाव में की गई भूल के कारण थी तब वाद किसी पूर्व दिन या पूर्वतन तिथि से संस्थित किया गया समझा जाएगा। तो इस प्रकार से ए और बी यह दोनों ही सही हैं, पहला और दूसरा ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है निरंतर संविदा भंग या निरंतर अपकृत्य के मामलों को लागू होती है। तो इसमें से कौन सी धारा है जो कि निरंतर संविदा भंग को या चालू रहने वाले भंग और अपकृत्य को लागू होती है। तो यह धारा 22 है जो कि निरंतर संविदा भंग को लागू होती है। नेक्स्ट है निरंतर संविदा भंग की अवस्था में और निरंतर अपकृत्य की अवस्था में नया जो परिसीमा काल होगा वह कब से शुरू होगा। तो धारा 22 के अनुसार ऐसा जो नया परिसीमा काल है वह उस समय के दौरान प्रतिक्षण चलना प्रारंभ होता रहता है जिसके दौरान जो है ऐसा भंग या अपकृत्य चालू रहे। तो इस प्रकार से पहला विकल्प सही है। किसी कार्य से वाद हेतु तब तक उद्भूत नहीं होता जब तक कि उसके फलस्वरूप कोई क्षति वास्तव में न हुई हो। तो ऐसा जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो ऐसा जो प्रावधान है धारा 23 के अंतर्गत, अर्थात पहला विकल्प सही है। तो धारा 23 के अंतर्गत ही यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है जो कार्य विशेष नुकसान के बिना अभियोज्य नहीं है उसके प्रतिकर के लिए मर्यादा काल की संगणना की जाएगी। तो जो कार्य विशेष रूप से नुकसान के बिना अभियोज्य नहीं है तो उसके लिए जो लिमिटेशन का जो टाइम है वह कब से शुरू होगा। तो यह जो समय है उस समय के से शुरू होता है जब से वह क्षति जो है वह फलीभूत हुई है। तो इसका जो पहला विकल्प है यही सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है लिखितों में वर्णित समय की संगणना की जाएगी। तो लिखितों में वर्णित समय की जो संगणना है वह किसके अनुसार की जाएगी, इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 24 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 24 के अनुसार
जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है इसके अनुसार जो है लिखितों में वर्णित समय की संगणना की जाएगी। नेक्स्ट है, किस धारा में कहा गया है कि लिखितों में वर्णित समय की संगणना ग्रिगोरी कैलेंडर के निर्देश में की गई समझी जाएगी? तो धारा 24 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, चिरभोग के द्वारा सुखाधिकार के अधिकारों के अर्जन के संबंध में वाद दायर किए जाने के लिए मियाद को अवधि विहित करती है। तो मियाद की अवधि जो है अर्थात जो परसीमा काल की अवधि है वह किस धारा के तहत विहित की जाती है? तो चिरभोग के द्वारा अगर कोई सुखाधिकार का अर्जन किया जाता है तो ऐसा जो अर्जन है वो धारा 25 और धारा 26 के तहत इसको जो है विहित किया जाता है। इसकी जो टाइम पीरियड क्या होगा ये, और यह टाइम पीरियड जो है वह 20 वर्ष होता है। अर्थात 20 वर्ष तक अगर किसी प्रकाश वायु मार्ग के अधिकार का शांतिपूर्ण उपयोग लगातार किया गया है तो ऐसा जो सुखाधिकार है वह चिरभोग के द्वारा सुखाधिकार अर्जित माना जाता है। और इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी भवनों के लिए सुखाधिकार का उपयोग कितने वर्ष तक होने पर चिरभोग के द्वारा अर्जित सुखाधिकार माना जाता है? तो अभी हमने देखा कि धारा 25 के तहत यह जो है 20 वर्ष तक अगर शांतिपूर्वक किसी भवन के लिए सुखाधिकार का उपयोग किया जाता है तो उसे चिरभोग के द्वारा अर्जित सुखाधिकार मान लिया जाता है। नेक्स्ट है, जहां कोई व्यक्ति किसी सुखाधिकार उपयोग निरंतर 20 वर्ष या उससे अधिक समय से करता रहा हो और उसमें कोई रुकावट या बाधा डाली जाती है तो ऐसी रुकावट या बाधा जब डाली जाती है तो वहां पर यह आवश्यक है कि रुकावट डालने के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के सीमा के भीतर उसको जो है अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए वाद दायर करना चाहिए। तो यहाँ पर टाइम पूछ लिया जाता है तो टाइम जो है 2 वर्ष के भीतर उसको वाद संस्थित किया जाना चाहिए। अर्थात जिस तिथि से वह रुकावट डालता है उस तिथि से 2 वर्ष के भीतर जो है उसे जो वाद दायर करना चाहिए और अपना हक जो है वहां पर न्यायालय के समक्ष स्थापित करना चाहिए, साबित करना चाहिए। नेक्स्ट है, जहां की वह संपत्ति जिस पर कि किसी अधिकार का दावा धारा 25 खंड 1 के अधीन किया जाता है सरकार की है तो ऐसी स्थिति में चिरभोग के द्वारा सुखाधिकार अर्जन की अवधि कितनी होगी? तो सामान्य मामलों में तो जो चिरभोग के द्वारा सुखाधिकार की अर्जित अवधि होती है वह 20 वर्ष होती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक तरीके से लगातार 20 वर्षों से किसी वायु के स्थान, प्रकाश के स्थान या मार्ग के अधिकार का प्रयोग करता रहा है तो वह उसको चिरभोग के द्वारा प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर किसी मामले में जो सरकारी संपत्ति है वहां पर उसको जो है चिरभोग के द्वारा ऐसा अधिकार साबित करना है तो यह जो 20 वर्ष की अवधि है वह 30 वर्ष समझी जाती है। नेक्स्ट है, चिरभोग द्वारा सुखाधिकार अर्जन की शर्तें हैं। तो इसकी जो आवश्यक शर्तें हैं अर्थात कब माना जाएगा कि कोई व्यक्ति चिरभोग के द्वारा सुखाधिकार प्राप्त किया है? तो इसके लिए पहली बात तो यह है कि शांतिपूर्वक और खुले तौर पर उसका उपयोग होना चाहिए। दूसरा है कि उसमें किसी प्रकार की बाधा न हो और 20 वर्षों तक लगातार उसका उपभोग किया गया हो और वाद की मियाद के ठीक अगले 2 वर्ष के अंदर खत्म हुई जिसमें कि दावा का विरोध किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सभी बातें हैं यह साबित होना चाहिए, तभी जो है चिरभोग के द्वारा सुखाधिकार कोई व्यक्ति अर्जित कर सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है, किसी आजीवन हित के उत्तरभोगी को चिरभोग द्वारा ऐसे हित के विरुद्ध सुखाधिकार के अधिकार के अर्जन के दावे के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। तो ऐसा जो संरक्षण है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह संरक्षण जो है धारा 26 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति के कब्जे के लिए वाद संस्थित करने के लिए जो कालावधि पर सीमित की गई है उसके खत्म होने पर ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत किया गया है? यह प्रावधान जो है धारा 27 के अंतर्गत किया गया है। इसके अनुसार उस कालावधि के पर्यवसान पर जो किसी संपत्ति के कब्जे का वाद संस्थित किए जाने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा परसीमित है तो ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार निर्वापित हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, मियाद उपचार का अवरोध करती है परंतु स्वत्व की समाप्ति नहीं। तो इस नियम का अपवाद किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ऐसा जो अपवाद है यह धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है।
तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न जो है लिमिटेशन एक्ट पे बनाए जा सकते थे उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। और इसका एक वीडियो अभी हम और प्रोवाइड कराएंगे जिसमें हम विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए लिमिटेशन एक्ट से, उनको हम जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और भी जो वीडियो हैं जैसे ही हम उसको अपलोड करें उसकी सूचना आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को हमारे साथ और बेहतर बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।